नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान को केंद्र में रख कर स्वच्छता ही सेवा की। जी हां, स्वच्छ भारत अभियान सरकार का सबसे चर्चित अभियान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत की और सभी लोगों को इससे जुड़ने की अपील भी की। प्रधानमंत्री की अपील को लोगों ने हाथों हाथ लिया और योजना को आम लोगों का जमकर साथ भी मिला। स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी कि ये 10वां स्वच्छ भारत अभियान का वर्ष है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इस अभियान को विस्तार देने की बात कही है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये सुनते हैं। हमारे देश में स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। हमारे स्थानीय कारीगरों की स्किल लाजवाब होती है। इन्हें भी आप अपने काम के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में मदद कर सकते हैं। पिछले 9 सालों में स्वच्छ भारत एक बड़ा अभियान बना। सभी ने अपना योगदान दिया। बच्चों ने इसमें एक इमोशनल पावर ला दी। सेलिब्रिटीज ने इसको ऊंचाई दी। जन जन ने इसको भारत के कोने कोने में एक मिशन बना दिया। और आप यूट्यूबर्स ने क्लीनलीनेस को और कूल बना दिया। लेकिन हमें रुकना नहीं है। जब तक ये स्वच्छता भारत की पहचान न बन जाए, हम रुकेंगे नहीं। इसलिए आप में से हर एक की प्रायोरिटी में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। स्वच्छ भारत दिवस की प्रस्तावना के रूप में स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण द्वारा संयुक्त रूप से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के बीच वार्षिक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वच्छता लीग 2.0, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और सामूहिक स्वच्छता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश भर में करोड़ों नागरिकों को भागीदार बनाना है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 9 साल पहले इसी दिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान। जिसे कदम से कदम जोड़कर सबने बनाया एक जन आंदोलन और स्वच्छता बना राष्ट्रीय स्वभाव। इसी कड़ी में आइए इस वर्ष पूज्य महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि देते हैं। 1 अक्टूबर को एक साथ सुबह 10 बजे कम से कम 1 घंटे का स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। तो चलिए एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक, मिलकर सार्वजनिक जगहों को और सुंदर बनाते हैं। अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं, कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे 3 विशेषज्ञ मेहमानों से। अक्षय राउत, पूर्व महानिदेशक स्वच्छ भारत अभियान, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका स्वागत है।
मनोज जोशी, सचिव आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। विनी महाजन जी, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। आप दोनों के लिए भी ताली, और ताली जनता जनार्दन के लिए भी, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले बात मैं आपसे ही करता हूँ, चूंकि अक्षत राउत जी आप स्टूडियो में मौजूद हैं। 10वां ये स्वच्छता अभियान वर्ष है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी यात्रा को? ये एक खास करके युवा वर्ग हमारे साथ हुए हैं। ऐसे यात्रा की कोई कंपैरिजन इंडिया में नहीं, दुनिया में किसने कभी नहीं देखा होगा। जब 2014 में इसकी बात हुआ तो लगता था कि क्या बात हो रहा है। एक तो एक इतना छोटी बात है, क्या टॉयलेट के बारे में बात हो रहा है, सफाई के बारे में बात हो रहा है, फिर इतना बड़े पद में जो आसीन उनसे। दूसरी तरफ लग रहा था कि इतना बड़ी बात है जहाँ 600 मिलियन ओपन डिफिकेटर्स हैं, ये कैसे हम लोग इसको निपटाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। ये तो होने वाला बात नहीं है, बहुत ऑडासियस है। लेकिन ये दोनों चीज़ गलत साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में बहुत सारे अभी प्रशासनिक सचिव दोनों हैं, आप उनसे सुनेंगे। मुझे छोटे पैमाने पर इसके साथ इन्वॉल्व होने का मौका मिला है शुरुआती दिनों में, और ये यात्रा, इसे सफ़र शुरू हुआ और यह इस पड़ाव पर आ गया आज 9 साल के बाद। और ये जो स्वच्छता ही सेवा की बात आपने कहा, जो आजकल चल रहा है, 2 अक्टूबर तक चलेगा, ये अगर स्वच्छ भारत मिशन का अनोखा प्रयोग है, ऐसे प्रयोग कभी कहाँ हुआ नहीं था, ये उसका आत्मा है। क्योंकि लोगों को जोड़ना, लोगों में इच्छा शक्ति या मानविक शक्ति को जागृति करना, यही स्वच्छ भारत मिशन है। क्योंकि ये तो किसी के लिए एसेंशियल माना नहीं जाता है। और अगर आप किसी को वोट लें कि भाई सबसे पहले क्या चाहिए, कोई नहीं बोलेगा कि सबसे पहले मुझे सैनिटेशन या स्वच्छता चाहिए। और ये कोई कंजेनिटल नहीं है कि बचपन से इससे बच्चा पैदा हुआ है, रोता है, खाना मांगता है या दर्द होता है, वो भी नहीं है। ये आदत है। आदत परिवार से आता है, समाज से आता है, एक दूसरे से बात करने से आता है। तो एक दूसरे से बात किया और चल पड़ा, और स्वच्छ भारत मिशन जाके खुले शौच से मुक्त देश को कराया। जैसे कि, और इसमें जो था कि एक डेट के अंदर करना है, ये बहुत बड़ी बात है। 2019 के अंदर खुले शौच से मुक्त करना है अभी। लेकिन जो अगले पड़ाव है, ये बहुत ही ज़्यादा जटिल है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों से और भी जटिल है, क्योंकि गार्बेज फ्री करना शहरों को खास करके ये इतना आसान नहीं है। और ये जो हम प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 1 घंटे का जो आह्वान दिया गया है 1 अक्टूबर को, ये बहुत बड़ा एक सिंबलिक चीज़ है। ये नहीं है कि 1 घंटे से आपका सारे जितना लेगेसी डंप साइट है सारे गिर जाएंगे या सारे कचरा हट जाएंगे, ऐसे नहीं है। लेकिन इससे ऊर्जा मिलेगा, शक्ति मिलेगा, फिर रिजल्व करने का एक मौका मिलेगा। ऐसे में इंपॉर्टेंट इसको मानता हूँ। जी, मनोज जोशी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जोशी जी, ये जो स्वच्छता ही सेवा है, ये पखवाड़ा क्या आगे का कदम है, या फिर कह सकते हैं आगे का ब्लूप्रिंट है? क्योंकि जो यहाँ पर कहा गया है अक्षय जी के द्वारा कि आगे की चुनौतियां थोड़ी सी और ज़्यादा विकट होने वाली हैं। स्वच्छता के 2 भाग हैं। एक तो हमारे नागरिक हैं, वो स्वच्छता का पालन करें, अपना कचरा सड़क पे या कहीं और ना डालें। जब म्यूनिसिपैलिटी के लोग आएँ तो उनको अलग सूखा कचरा, गीला कचरा अलग करके दें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। एक तो वो भाग है। और उनका ऑल्सो ये भी है कि वो लोकल बॉडी पे दबाव भी रखें, जनप्रतिनिधियों पे दबाव रखें, ताकि स्वच्छता का काम हो। दूसरा है म्यूनिसिपैलिटीज या ग्राम पंचायत, ये कचरे को ठीक से कलेक्ट करें, सेग्रीगेटेड कचरे को कलेक्ट करें, समय पे कलेक्ट करें, हर घर से कलेक्ट करें, रोज कलेक्ट करें। मार्केट प्लेसेस या जहाँ ज़्यादा कचरा जनरेट होता है, उनसे वहाँ से दिन में 2 या 3 बार कलेक्ट करें सेग्रीगेटेड कचरा। उस कचरे को ट्रांसफ़र स्टेशन और प्रोसेसिंग प्लांट्स में ले जाके गीले कचरे से कंपोस्ट बनाएं या गैस बनाएं। सूखा कचरा है उसको रिसाइकिल करें मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में, और बचा हुआ कचरा है उसको चाहे सीमेंट प्लांट में या छोटी जगह है तो, ये बड़ी जगह है तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में एनर्जी में कन्वर्ट करें। और एक ज़ीरो आउटपुट वेस्ट का जो जनरेशन हो रहा है वो ज़ीरो करें। साथ ही पुराने जो हमारे लीगेसी डंप साइट्स हैं उनको सारे को साफ करें। तो एक तो है साइंटिफिक कलेक्शन, मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, दूसरा है जन भागीदारी। ये दोनों जब तक नहीं होंगी पूर्ण तरह से,
तब तक कचरा मुक्त देश को करना मुश्किल है। बहुत जी। शहरों ने, बहुत राज्यों ने इसमें बहुत काम किया है और उनने अपने आप को कचरा मुक्त भी कर लिया है। अभी मैं कल इंदौर में था, तो वहाँ बात हो रही थी कि 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने जब 10 बजे का आह्वान दिया है, तो इंदौर में क्या करें, कचरा तो है नहीं सड़क पे, अब क्या मुक्त करें। तो फिर ये बात हुई, काफ़ी डिस्कशन हुआ कि चलिए ई कचरा जो है उससे इंदौर शहर को मुक्त किया जाए। तो ऐसे बहुत शहर हैं जो उन्होंने अपने आप को कचरा मुक्त कर लिया जी, है। इंदौर के लिए एक बार ताली हो जाए। इंदौर एक ऐसा शहर भी हो गया है इस देश में जहां पर अब कचरा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। विनी महाजन जी भी लगातार बनी हुई हैं। जब बात होती है स्वच्छता की, तो स्वच्छता से जल शक्ति कैसे जुड़ी हुई है, सब लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है। लेकिन एक बड़ा स्टेक है आपके मंत्रालय का, और एक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव होने के नाते किस तरीके से देखती हैं इस मुहिम को, और कितना सहयोग आपके मंत्रालय और विभाग का रहा है स्वच्छता अभियान में? मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगी ग्रामीण भारत की। हम शहरों की बात जानते हैं, शहरों की अपनी कठिनाइयां हैं, अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन एक नज़र डालिए ग्रामीण भारत पे, उसकी अपनी चुनौतियां हैं और वहाँ पे उनका अपना प्रबंध है, अपनी उनकी कोशिशें हैं जिनसे वह गांव-गांव में स्वच्छता ला रहे हैं। तो एक ओर तो जहाँ जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान दिया कि हमें खुले से शौच से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हर गांव में तेजी से लहर चली, शौचालय बने, शौचालयों का प्रयोग सब नियमित रूप से होने लगा और देश ने अपने आप को खुले से शौच मुक्त बताया। लेकिन यह भी समझा गया कि यह एक ऐसी चीज़ नहीं जो कभी जिसमें ठहराव आ सके। जैसे जैसे नए परिवार बनते हैं, जैसे जैसे लोग एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे शौचालय की ज़रूरत बनी रहती है। और इसके चलते 2019 के बाद भी 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बने हैं और बनते जा रहे हैं। और रेगुलर तौर पर ये कोशिशें जारी हैं कि कोई भी कहीं पे भी खुले में शौच के लिए उनको ना जाना पड़े। हम जानते हैं कि उसके कितने बुरे असर होते हैं, खास तौर पर अपनी महिलाओं पर, बहनों पे, बेटियों पे और सेहत पे और वो सब। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कचरे के बारे में सोचते हैं तो ठोस और तरल दो किस्म के कचरे होते हैं। जैसे जैसे हमारे ग्रामीण भारत में नल से जल उपलब्ध हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में जल उपलब्ध हो रहा है और हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से यह व्यवस्था बढ़ रही है, तो जो गांव में घर में जल जाता है उसका 80% से भी अधिक जल गंदला जल, जो कि रसोई से, नहाने से, कपड़े धोने वगैरह से निकलता है, तो उसका प्रबंध ज़रूरी है। नहीं तो वह अगर गंदला जल घर में या घर के बाहर गांव में खड़ा रहेगा तो उस पर मच्छर होंगे और बीमारियां पनपने का डर है। तो उसका कैसे प्रबंध किया जाए, ये बड़ा आसानी से ग्रामीण भारत में सोख्ता गड्ढे बन के घरों में भी और ग्राम स्तर पर भी सोख्ता गड्ढे बनाए जा रहे हैं, जिससे नालियों का पानी सीधा अपने तालाब में ना जाए, नदी में ना जाए, बल्कि एक सोख्ता गड्ढे के थ्रू जाए। उसका रीयूज प्रमोट हो रहा है, किचन गार्डन्स में गांव के घरों में ये यूज हो रहा है। सो इस तरह से जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है वो हो रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गांव में ज़्यादातर, क्योंकि पशुधन गांव में मिलता है, घरों में भी लोगों ने रखे होते हैं, तो ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट करके एक बहुत बड़ा मौका है कचरे से कंचन बनाने का। और वह भी गांव-गांव में बड़ी तेज़ी से, घरों में भी बन रहे हैं ऐसे कंपोस्ट पिट्स, और ग्राम स्तर पर, कम्युनिटी स्तर पर भी बन रहे हैं। बड़े प्लांट्स भी बन रहे हैं जो गोवर्धन के प्लांट्स जाने जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट गांव में बहुत अच्छे से हो रहा है। अब प्लास्टिक की जैसे बात की, जिसको हम ज़्यादातर जो गार्बेज समझते हैं, कहते हैं, वो प्लास्टिक, मेटल, ग्लास बॉटल्स वगैरह इस किस्म का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें उचित प्रबंध करना ज़रूरी है। जैसे मनोज ने भी कहा, हर घर को चाहिए कि वह अपना वेस्ट जो है वो अलग अलग करें, उसमें से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है अलग किया जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वगैरह अलग किया जाए। एक प्रबंध बनाने की ज़रूरत है जिससे घरों से
ये कचरा उठाकर एक किसी स्थान पे लेके जाया जाए और वहाँ पे इसका सही मैनेजमेंट हो। तो हमें इस चीज़ पे बहुत गर्व है कि ये बहुत तेज़ी से ये एक कैंपेन के तौर पे पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण इलाकों में ये चल पड़ा है काम। हमारे 6 लाख के लगभग गांव हैं। हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख से अधिक ऐसी गाड़ियां हैं, ई रिक्शा या दूसरी गाड़ियां, जो गांव में घर घर जाकर ये कचरा इकट्ठा करती हैं। जो स्वच्छ भारत मिशन 2.2 को आया है, 2.0 आया है, उसके तहत हमने ये तो कर दिया कि गार्बेज फ्री इन्वायरमेंट बनानी है, पर उसके आगे के प्रोसीजर्स क्या हैं? लाइक गार्बेज क्या, उस गार्बेज का क्या होगा, उस कलेक्टिव गार्बेज का, लाइक प्लास्टिक्स का, उसके आगे उसका प्रोसीजर क्या है उसको डिकम्पोज करने के लिए? मेरा सवाल ये है कि हम बात कर रहे हैं शहर को स्वच्छ बनाने की, लेकिन ग्रामीण इलाके में अभी तक जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। लोगों को ये नहीं पता कि गीला कचरा कहाँ डालना है, सूखा कचरा कहाँ डालना है। तो क्या वहाँ पे स्कीम अभी पहुँच नहीं पाई है, या इसको आप कैसे प्रमोट करेंगे? क्या कुछ प्रोसीजर होगा उसका? ये तो बात हुई 2 सवालों की। क्या आप लोगों ने अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी युवा होने के नाते और अच्छे शहरों में पढ़ने के नाते कुछ निभाई है? किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है? कोई है ऐसा हाथ? जी सर। जी सर, मेरा नाम शिवम राय है। स्टार्ट हुआ था सन 2014 2 अक्टूबर को, जब हमारा स्टार्ट हुआ था। तो हम तब हम स्कूल्स में थे। हम लोगों की उम्र भी 10-11 साल की थी। और उस समय क्या हुआ था, हम लोग नोएडा में रहते थे, तो वहाँ पे हम लोगों को स्टार्ट किया गया था हिंडन क्लीनिंग प्लांट्स। हमारा स्टार्ट हुआ था हिंडन को क्लीन करने के लिए। तो हमें स्कूल से लेकर जाया जाता था। संडे या सैटरडे को हमारा एक प्लान बनाया जाता था, तो उस टाइम में स्कूल से लेकर जाया जाता था। क्लीनिंग करते थे हम लोग, वहाँ पे आसपास के लोगों को जागरूक करते थे इसके बारे में कि कैसे हम साफ कर रख सकते हैं। एनएसएस कैंप हमें बाहर लेके जाते थे स्कूल्स में, जहाँ पे हमें क्लीनिंग सिखाई जाती थी और वहाँ पर लोगों को जागरूक कैसे करना है क्लीनिंग के लिए, वो सब सिखाया जाता था। तो उस टाइम पे हमने भागीदारी दी थी अपनी। एक सवाल मेरा है आप लोगों से, ये क्या किसी जागरूक समाज के लिए या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए क्या ये सोचनीय विषय नहीं है कि उससे अपनी सफाई के लिए, अपने आसपास सफाई रखने के बारे में कहा जाए? क्या ये हमारी खुद की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? कोई युवा इस बारे में बोलेगा? अगर सर हम इंदौर का एग्जांपल ले लें, इंदौर के लोगों ने खुद ये चीज़, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को समझा कि उन लोगों को अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखना, अपने वातावरण को साफ करना है। इस वजह से इंदौर साफ रहने लगा। पर अगर हम दिल्ली का देखें, अगर हम नोएडा का देखें, दिल्ली एनसीआर के अंदर देखें, तो लापरवाही की जा रही है लोगों के द्वारा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खुलेआम दिखती है हमें। तो हमें खुद समझना चाहिए, हमारी खुद की एथिकल वैल्यूज़ है, हमारी खुद की मोरल वैल्यूज़ है कि हमें आसपास को, अपने सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए। जी चलिए, सबसे पहले 2 सवाल जो आए थे उसका आंसर मैं आपसे लेना चाहूँगा कि क्या कागजी कार्रवाई ज़्यादा हो रही है, कागज़ों पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है? मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है, लेकिन आपकी प्रश्न की जवाब देने के पहले मैं ये जो युवा शक्ति यहाँ बैठे हैं, इनके लिए मैं ताली लगवाना चाहता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने काम किया है, जो सीख लिया है, जो इंस्पिरेशन लिया है, जो अपने आप पर जिम्मेवारी लिया है, वही शायद स्वच्छ भारत मिशन का मकसद है कि अपने सफाई, अपने जिम्मेवारी, अपना 10 गज, अपने आंगन, अपने सामने की रास्ता और पीछे की लेन, ये अगर हम साफ नहीं करेंगे, इंदौर वाले जैसे किए हैं, तो आगे बात कैसे बनेगा? ये बहुत बड़ी है। इसके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस सिलसिले में थोड़ी दिन पहले ये स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत एक इंडिया सैनिटेशन लीग हुआ था, स्वच्छता लीग। तो उसमें युवाओं की लीडरशिप में सारे शहरों ने ब्रांडिंग करके अपना नामकरण करके कम्पीट किया कि सारे बीचेस हो या माउंटेन फुटिल्स हो या टूरिस्ट स्पॉट हो, उसको साफ किया जाए। ये मतलब यूथ जो है हमारा देश की नए मिसाल कायम कर रहा है स्वच्छता को अगुवाई करने में। ये हमारे सबके लिए एक शुभ विषय है। और बाकी बताया गया कि एक चिंता प्रकट किया गया कि ये सारा कागजी कार्रवाई है। 9 साल से जो काम हुआ है डेटाबेस पर हुआ है, लाभार्थी लोगों को चिन्हित करके हुआ है, और काम भी जाके टॉयलेट जो 12 करोड़ बने हैं उसके बारे में शायद बिनी जी ज़्यादा बताएंगे। ये कोई कागज़ पर तो बना नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अभी जैसे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा इशू है। आगे उसका रख रखाव, जल जीवन मिशन के थ्रू से पानी पहुंच रहा है, तो आगे कैसे बात बन गया, टॉयलेट्स मेंटेन होगा। मैं उसको स्वच्छ भारत का हेरिटेज बताता हूँ। ये हेरिटेज को मेंटेन करना है एक बड़ी काम है, और इसमें जरूर अगर कुछ क्रैक्स हैं, जैसे कोविड पीरियड में थोड़ी सी स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से नजर हट गया, क्योंकि जिंदगी का मौत का सवाल था। तो अभी अगर इसीलिए स्वच्छता ही सेवा इस बार मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है कि उस चेतना को फिर पुनर्जीवित करना है। आपने जो कहा कि कुछ क्रैक्स हैं, ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उनकी भरपाई करना हमारी भी तो जिम्मेदारी है।
ये देश हमारा है, हम इस देश के निवासी हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश ना करें। मनोज जोशी जी, यहाँ पर एक बात चली है कि प्लास्टिक कहाँ फेंकना है, शीशे का क्या करना है। यहाँ पर एक बात आई है, हम देख रहे हैं लगातार हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी, वो हाईवेज पर हाईवेज बनाए जा रहे हैं और सारा प्लास्टिक का कचरा और शीशे का कचरा उस हाईवे में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने आप में एक दूरगामी सोच है। वो दूरगामी सोच क्या लोगों के साथ साझा नहीं की जा रही है? साझा की जाएगी तो लोगों को जानकारी होगी, जागरूकता बढ़ेगी और उनका साथ भी मिलेगा। क्या ऐसा होना चाहिए? इस पखवाड़े में एक महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज के बच्चों को जो हमारे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है और प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो ले जाके दिखा रहे हैं। सबसे पहले जब सूखा कचरा आता है तो उसको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में ले जाया जाता है, क्योंकि काफ़ी कचरा ऐसा होता है जो बड़ा वैल्यूएबल होता है। तो चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, चाहे वो रैग पिकर्स के ग्रुप बना के या दूसरे एम्प्लॉयज़ के द्वारा उस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी से कांच है, प्लास्टिक की पेट की बॉटल्स हैं, दूसरा जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनको अलग किया जाता है और उससे पैसा जनरेट होता है। तो हम जो कचरे से कंचन की बात करते हैं, ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एक वायबल इंडस्ट्री है जो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है और कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कर रहे हैं। इसमें हमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। और जो बचा हुआ प्लास्टिक है जिसका रीउपयोग नहीं किया जा सकता, उससे अगर हम उसको जला के उससे एनर्जी बनाते हैं, तो दिल्ली में भी जैसे ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, तो 14 मेगावाट की एनर्जी बनती है उसमें। और जो छोटी जगह हैं जहाँ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वायबल नहीं है, इतना कचरा जनरेट नहीं होता, तो वो लोग कचरे से या तो RDF बना के उसमें से कुछ प्लास्टिक की चीज़ें बनाते हैं या फिर सीमेंट या थर्मल पावर प्लांट में ले जाके उसको बर्न करते हैं और उससे भी एनर्जी जनरेट होती है। तो जो पूरा सूखा कचरा है इसको पूरी तरह से उपयोग करते हैं। साथ में ही गीला कचरा, जैसे विनी जी ने भी बताया कि उससे, जैसे इंदौर है, सूरत है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे उससे गैस बनाई जाती है, कुकिंग गैस टाइप से या इंडस्ट्रियल गैस, और उसको बेचा जा रहा है जी। और वो भी एक वायबल इंडस्ट्री है। या छोटी जगह पे उससे कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट खाद की तरह से इस्तेमाल होता है। उसमें वैल्यू एडिशन थोड़ा कम है, पर गैस बनाते हैं तो वो जो प्राइवेट सेक्टर अब गैस बेस के बेस पे गैस बेस प्लांट्स लगा रहा है और सरकार से कुछ ज़्यादा कुछ वायबिलिटी गैप फंडिंग मांग रहा है या कोई पैसा नहीं मांग रहा है। ये सारी वायबल इंडस्ट्रीज हैं। तो कचरे की प्रोसेसिंग ये एक वायबल इंडस्ट्री है, उसका मैनेजमेंट हमें ठीक से करना है। कचरा कलेक्शन और पूरा जो प्रोसेसिंग है इसमें बहुत पैसा नहीं चाहिए, इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट और एफर्ट चाहिए। कलेक्ट करें ज़्यादातर घरों पे, चाहे वो स्लम्स हो चाहे दूसरे घर हो, 50 रुपया लोग पर मंथ देते हैं उनके घर से एक बार कचरा ले जाने के लिए। ऐसे ही शॉप्स भी पैसा देती हैं। तो पूरी कचरा की इंडस्ट्री जो हमारी है म्यूनिसिपैलिटीज मैनेज कर रही हैं, वायबली मैनेज कर रही हैं जी। काफी शहरों में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। कुछ गैप्स अभी भी, जैसे बताया जी, कुछ गैप्स की बात करेंगे, लेकिन समय चूंकि बहुत तेजी से दौड़ रहा है, समय समाप्त होने वाला है। विनी महाजन जी, यहाँ पर गाँव को लेकर बहुत थोड़ा सा अंडर प्ले किया गया है गाँव को, और आपने बताया कि किस तरीके से ये अभियान बहुत तेज गति से गाँव में चल रहा है। तो क्या जन भागीदारी और बढ़ानी पड़ेगी? गाँव की बात करें, शहरों की बात करें, तो उसके लिए आगे की क्या योजना है, बहुत संक्षिप्त में बताना पड़ेगा। हमारे नौजवानों को जो चिंता है गांव की, वो बहुत अच्छी लगी सुन के, क्योंकि उनको अपने गांव से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चों, हमारे गांव बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में हमारे 75% से भी अधिक से मोर देन 75% ग्राम पंचायतों ने ये रेजोल्यूशन डाला है कि वो ऑलरेडी ODF प्लस हो चुके हैं, यानी वो अपने सॉलिड या लिक्विड वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो गांव में बड़ी तेज़ी से काम आगे चल रहे हैं। इसको बिल्कुल मत सोचिए कि ये सिर्फ कागज़ों पे हो रहा है। आप डैशबोर्ड्स देखिए, SBM के डैशबोर्ड देखिए, एक गांव की तस्वीर आपको उसमें दिखेगी। और लोगों की जब जन भागीदारी हो जाएगी सही तरीके से, तो ये सब मेंटेन रहेंगे, कामयाब रहेंगे। गांव में कचरा कलेक्ट हो रहा है, गांव में सब प्रबंध हो रहे हैं। आप भी इसमें ज़रूर
एक जो पखवाड़ा चल रहा है, स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़ा, और ख़ास तौर पर 1 अक्टूबर के दिन इसमें शामिल होइए। अपने पास के गांव में जाइए या अपने शहर में करिए और आप देखेंगे कि देश बदल रहा है बड़ी तेज़ी से, पर हमें उसमें अपना योगदान भी डालते रहना है। जी हाँ, सही बात है। हमें कहाँ कमी है, कहाँ खामियां हैं, उसकी और इशारा ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं वो खामी हमारी वजह से तो नहीं है। हमें अपने को भी दुरुस्त करने की बेहद आवश्यकता है। सरकारें, प्रशासन अपनी तरफ से बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। साथ में हम देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी स्वच्छता अभियान में कहीं ना कहीं अपना इनपुट दे रहे हैं, और हमें भी अपने एक अच्छे शहरी, एक अच्छे भारतीय की तरह अपना इनपुट, अपना सहयोग इस स्वच्छता अभियान में ज़रूर देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनोज जोशी जी, वर्चुअली हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनी महाजन जी, आपने भी बहुत सारे इनपुट्स दिए, बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद अक्षय राउत जी, आपका, आप स्टूडियो में आए, और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।